रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमृता 22 वर्षीय अपने पैरों पर खड़ी मस्त और बिंदास लड़की थी, जिसके लिए लाइफ में खुश रहना सबसे बड़ा गोल था। लोगों से ज्यादा उसे अपनी खुशी और मानसिक शांति की परवाह रहा करती थी। एक दिन नाश्ते के समय अमृता का भाई करण अपने फोन में एक लड़की की फोटो लिए अपनी माँ रीता को दिखाते हुए कहता है, माँ मुझे ये लड़की पसंद है। हाँ तो क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहा है? अरे आपको बताऊंगा नहीं तो आप मेरी शादी की बात कैसे करोगे? शादी, वो भी तेरी? चप्पल कहाँ है मेरी? सुबह सुबह चप्पल खाने का जी कर रहा है क्या तेरा? ओहो माँ, वो बेचारा आपसे अपनी शादी की बात कर रहा है और आप खुश होने की जगह उसे चप्पल से मारने की बात कर रही हो। क्या हो गया है? घर में बहू नहीं लाना चाहती क्या? बहू तो लाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तेरी विदाई करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी है 1 साल तो इससे। आखिर कब करेगी तू शादी? अरे क्यों करूँ मैं शादी? नहीं है मेरा मन करने का। और मैं कहाँ से बीच में आ गई? वो अपनी शादी की बात कर रहा है ना। क्यों करूँ का क्या मतलब है? क्यों करते हैं शादी लोग? ताकि उनका घर बस जाए, आगे की जिंदगी के लिए एक हमसफर मिल जाए। मातेश्री, नहीं बसाना मुझे घर। और रही बात जिंदगी की, तो मुझे औरों की तरह जिंदगी काटनी नहीं, जीनी है। इसलिए मुझे फिलहाल हमसफर नाम के प्राणी की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? अरे माँ, इसको नहीं करनी तो मेरी तो करवा दो। अगर मिन्नन ने अपना इरादा बदल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हाय राम, एक शादी के लिए मरा जा रहा है और एक कहती है कि मैं क्यों करूं शादी। इन दोनों को मेरी ही औलादे बनाना था। ओ नालायक, तू कान खोल के सुन ले, पहले इसकी विदाई होगी तो तेरी सगाई होगी। छोटे, फिर तो तू कुंवारा ही मरेगा। इतना कर कर वो जोर जोर से हंसने लगती है और दोनों उसे घूरने लगते हैं। उनके घूरने पर अमृता चुपचाप अपना पर्स उठाए ऑफिस निकल जाती है। समय बीतता है। एक शाम अमित नाम का लड़का उसे ड्रॉप करने घर आता है। तभी दोनों को एक साथ रीता अपनी खिड़की से खड़ी देख लेती है और उसके घर आते ही कहती है, अच्छा तो इस लड़की की वजह से नहीं करनी तुझे शादी? किस लड़के की वजह से? आते ही क्या बोले जा रही हो? पानी तो पिला दो। वही जो तुझे अभी छोड़कर गया, इससे प्यार करती है क्या तू? देख, ऐसा कुछ है तो मुझे बता दे। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले पानी और फिर एक कड़क कॉफी पिला दो। घर में दूध नहीं है और पानी मैंने ठंडा होने के लिए रखा ही नहीं है, इसलिए मेरे सवालों का जवाब दे पहले। माँ, अमित नाम है उसका, लेकिन बस 1 महीने से जानती हूँ मैं उसे। आज मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी, इसलिए बाइक पर ड्रॉप करने आया था, और कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं है तो कुछ होना चाहिए ना बेटा। ऐसे कब तक अकेले जिंदगी काटेगी? अकेले? आपके रहते मुझे ये खुशी कभी मिलेगी भी? फिर बकवास। तू नहीं चाहती मैं तेरी शादी में नागिन डांस करती मटकू, तेरी विदाई में आंसुओं की नदियां बहाऊं? मुझे ये सब करने के लिए कितना इंतजार करवाएगी? बस इतनी सी बात। इसके लिए मेरी शादी का वेट क्यों कर रही हो? नागिन डांस ही करना है ना, तो अभी मस्त डीजे पर गाना बजाती हूँ, नागिन की तरह पसर जाना फर्श पर। और आंसू बहाने हैं तो अपना वो अत्याचारी बहू वाला नाटक देख लो, उसको देखकर तो आप आंसुओं की बाढ़ ही ले आती हो। बताओ, इन छोटी बातों के लिए शादी का स्यापा करने की क्या जरूरत है? अमृता बोल ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और वो फोन रिसीव कर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन अमृता अमित के साथ कैफे में बैठी कॉफी पी रही होती है। तभी वेटर बिल लेकर आता है। तभी अमित कहता है, ओह शिट यार, आज फिर मैं अपना वॉलेट घर भुलाया। इट्स ओके यार, कोई नई बात नहीं है, मैं करती हूँ पे। वैसे अमृता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी। अच्छा, पूछो। वो तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों करूँ मैं शादी तुमसे? क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है क्या? अरे मेरा मतलब, मैं क्यों करूँ शादी, तुमसे या किसी और से? क्यों करूँ का क्या मतलब होता है? शादी तो सभी करते हैं ना किसी ना किसी से। फिर मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें और कहाँ मिलेगा? चिड़ियाघर में। कहना क्या चाहती हो तुम? जो तेरे भेजे में घुस नहीं रही, कम दिमाग लकड़े। अबे मैं क्यों करूँ तुझसे शादी? पीनी तुझे कॉफी है, वो भी कैफे में, लेकिन जेब में पैसे के नाम पर चिल्लर भी लेकर नहीं घूमता। 1 महीना हुआ है तुझे मुझसे मिले, तब से तेरा किराया, कभी कभी बाइक लेकर आता है, उसका पेट्रोल तक का खर्चा मैं उठा रही हूँ। अबे तुझ जैसे फुकटिया से अच्छा मैं चिड़ियाघर के उल्लू से शादी ना कर लूँ, जिसे देखने के लिए लोग पैसा तो खर्चा करते हैं। अब बोल, क्यों करूँ मैं शादी? यार ऐसे भड़क क्यों रही हो? माना कंगाल हूँ लेकिन प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ। चल, तूने माना तो सही कि तू कंगाल है। ऐसा है, लॉजिकल बात कर। ये बात करना ठीक है, लेकिन मैंने नहीं करनी शादी तुझसे, और तुझसे क्या, किसी से नहीं करनी, समझा? हाँ तो जा भाड़ में, पटा लूंगा कोई दूसरी। नहीं पटेगी।
जब तक ये फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तब तक तो और नहीं पटेगी। और अब कहाँ गया तेरा प्यार? अमृता की बात सुनकर अमित की बोलती बंद हो जाती है और अमृता वहाँ से चली जाती है। शाम के समय अमृता हॉल में बैठी अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन माला मिठाई का डब्बा लिए घर आती है। अरे अमृता, तेरी माँ कहाँ है? माँ बाहर आओ, माला आंटी आई हैं। अरे माला, तू क्या बात है, बड़ी खिली खिली नजर आ रही है। हाँ, नानी जो बन गई हूँ। स्वीटी को लड़का हुआ है, कल ही फोन पर पता चला। और निशु की शादी की डेट भी फिक्स हो गई, तो तेरा मुंह मीठा करवाना तो बनता है ना, इसलिए मिठाई लेकर चली आई। ले खा मिठाई। वाह, सुना अमृता, माला आंटी नानी बन गई और तो और उनकी दूसरी बेटी की भी शादी होने वाली है। हाँ तो बधाई दो ना उन्हें, ऐसे चिल्लाकर मुझे क्या सुना रही हो? काम करने दो। ले तू मिठाई खा, मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियाँ जो करनी है। इतना कहकर माला भी चली जाती है। तभी रीता अमृता का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, क्या चल रहा है ये? मेरी सांसें चल रही हैं। कोई दिक्कत है आपको? बोलो तो रोक कर बैठ जाती हूँ। हाँ, और ये कुछ देर पहले लैपटॉप भी चल रहा था, जिसे आपने बंद कर दिया। अरे मेरा बस चले तो तेरा मुंह ही बंद कर दूं, जिससे चपर चपर बकवास छापती है। अरे पड़ोसन की छोटी बेटी की शादी होने जा रही है, मेरी इकलौती बेटी की नहीं हो रही। नहीं क्या हो रही, कर ही नहीं रही है। ओ माँ, फिर इसके पीछे पड़ गई। अब तो मुझे भी शादी की जल्दी नहीं है। क्यों, मीनल ने कल्टी मार ली क्या? चुप कर तू यार, वो हमारे रिलेशनशिप को ऑल टाइम देना चाहती है और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अपनी प्रेम कथा बाद में सुनाइयो, पहले मुझे इससे बात करने दे। माँ, क्यों करूँ मैं शादी? फिर वही बात, तूने तो एक ही राग लापा हुआ है। सुन अब कान खोलकर, क्योंकि शादी करके तू एक परिवार को पत्नी, बहू, माँ बनकर संवार सकती है। और जिंदगी में हर लड़की को एक ऐसे लड़की की जरूरत होती है जो उसे हर दुख से बचाए, उसका सहारा बनकर उसका साथ दे। और सबसे बड़ी बात, शादी की एक उम्र होती है, अब नहीं करेगी तो क्या 55 की उम्र में ससुराल जाएगी? इतना कहकर रीता अमृता का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। काफी दिनों तक तो घर में शादी को लेकर कोई बात नहीं होती। अमृता के ऑफिस में कंपनी के 25 साल पूरे होने पर एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें सभी एम्प्लॉयज और उनके परिवार वाले भी इनवाइटेड थे। तो रीता और करण भी वहां पहुंचते हैं। तभी अमृता को उसकी वर्क प्रोग्रेस के लिए बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और प्रमोशन दिया जाता है। और वो अपनी स्पीच देने के बाद कहती है, माँ, ये अवार्ड आपके लिए। और हाँ, सच बताना, क्या इतनी सफलता के बाद भी आपको लगता है कि मुझे किसी लड़के की सहारे की जरूरत है अपनी जिंदगी काटने के लिए? मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने तो बस इतना ही कहा कि क्यों करूं मैं शादी जब मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ। मुझे शादी से नफरत नहीं है माँ, बस अभी नहीं करनी। नालायक लड़की, आज पहली बार बकवास करने की जगह कोई ढंग का जवाब दिया है तूने। मत कर, जब तक तू खुद नहीं चाहती मत कर शादी। अब खुश? उसके इतना कहते ही अमृता स्टेज से भाग कर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। इस तरह दोस्तों, जिंदगी में शादी जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए शादी जरूरी नहीं है। गोकुल कॉलोनी में सिर्फ 2 ही लोगों के चर्चे थे, एक तो पानवाला और दूसरी हमारी मिसेस गुप्ता। वैसे तो मिसेस गुप्ता 30 साल की थी, पर उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 20 साल से ऊपर का नहीं बता सकता था। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। एक दिन सोसाइटी के मनोज जी पासवान जी से बोलते हैं, भाई साहब, ये मिसेस गुप्ता की जवानी तो कम ही नहीं होती। यहाँ तो हमारी बाल झड़ने की उम्र आ रही है और ये औरत दिन पर दिन जवान होती जा रही है। अरे जवान तो होगी ना, पति आर्मी में जो है इसका, और वो तो तुमने सुना ही होगा, पति फौज में और पत्नी मौज में। हाँ भाई, बेवफा है ये, बेवफाई कर रही है अपने पति के साथ। मेरा बस चले तो अखबारों में लिखवा दूं कि मिसेस गुप्ता बेवफा है। वैसे तो हर कोई मिसेस गुप्ता में बुराइयां निकाला करता और उनकी चुगलियां किया करता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर कोई इसी फिराक में रहता कि एक बार मिसेस गुप्ता से किसी तरह सेटिंग हो जाए। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है। बस ऐसी ही एक खुली तिजोरी गोकुल सोसाइटी में भी थी, वो थी मिसेस गुप्ता। एक दिन मनोज जी मिसेस गुप्ता के घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं,
मिसेस गुप्ता, आप जानती हैं ये पासवान आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, पर मैंने उसे डांट दिया। अब अगर वो कभी भी कुछ बोले तो आप मुझे बताना। जी जरूर, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। इस मोहल्ले में आप ही तो है एक नौजवान। इतना कहकर मनोज जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी पासवान जी वहाँ आते हैं और मिसेस गुप्ता से बोलते हैं। मिसेस गुप्ता, आपको पता है मनोज अपनी सोसाइटी में चुगलियां करने के लिए फेमस है। कल ही किसी को कह रहा था मिसेस गुप्ता बेवफा है। मेरा तो ये सुनकर दिल ही टूट गया। क्या मनोज जी ने ऐसा बोला? हाँ, बस ये नहीं, और भी बहुत कुछ बोला है, पर आप फिक्र ना करें। अब अगर वो कुछ बोलता है ना तो आप सीधा मेरे पास आना। मेरा दिल आपके लिए 24 घंटे खुला है, मतलब घर। इतना कहकर पासवान जी भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिसेस गुप्ता समझ जाती है कि इन दोनों के इरादे कुछ नेक नहीं है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है और वो मनोज जी और पासवान जी दोनों से प्यार भरी बातें करने लगती है। वो अक्सर दोनों को इशारे किया करती और दोनों से अपना काम निकलवाया करती, जैसे कि घर का राशन लाना तो कभी शॉपिंग पर ले जाना। वक्त बीतता जाता है और मिसेस गुप्ता के पीछे जूतियां घिसा घिसा कर मनोज जी और पासवान जी दोनों कम से कम 50,000 के नीचे आ जाते हैं। और एक रात पासवान जी के घर मिसेस गुप्ता आती है और उसके करीब जाकर उससे बोलती है। इस मोहल्ले में बस एक आप ही मर्द हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब तो फुस्सी बम है। अरे हाँ, भले ही मेरा डोला 16 का ना हो लेकिन 14 का तो है ना। 46 की छाती ना हो लेकिन 35 की तो है ना। मैं करूँगा आपकी रक्षा। पासवान जी के ये कहते ही मिसेस गुप्ता शर्मा के चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा मनोज जी के पास जाती है और बोलती है। अरे मिसेस गुप्ता, आप यहाँ कैसे? धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हाय हाय, कितनी मीठी बातें करती हैं आप, बिल्कुल कोयल की तरह। सुनिए जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो बुढ़ा पासवान जब देखो मुझे गंदी नजर से देखता है। उस साले की इतनी हिम्मत, उसने मेरी गुप्तू को गलत नजर से देखा। मैं उसकी जान निकाल दूंगा। मनोज जी और पासवान जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तभी मनोज जी पासवान जी को एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन पासवान जी भी कहाँ कम थे। वो मनोज जी की नाक पर एक जोरदार घूसा मारकर बोलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को छेड़ने की? तू खुद को समझता क्या है? कौन बंदी? किसकी बंदी? कैसी बंदी? अबे मेरी बंदी, और किसकी? उसे शॉपिंग करवाऊं मैं, डिनर करवाऊं मैं, और बंदी तेरी। लेकिन वो तो मेरी बंदी है, मैं उसका सारा राशन का सामान भरता हूँ। दोनों खूब लड़ते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। जहाँ एक तरफ पासवान जी को लगता है कि मनोज जी झूठ बोल रहे हैं, वहीं मनोज जी को लगता है कि पासवान जी झूठ बोल रहे हैं। दिन ऐसे ही बीतते हैं और मिसेस गुप्ता आए दिन अपने हुस्न का फायदा उठाकर दोनों को अपने लपेटे में लेती रहती। तभी एक दिन मिसेस गुप्ता रोते हुए मनोज जी के पास आती है और बोलती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई मुझे जहर लाकर दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे मेरी बेबी डॉल, क्या हुआ बताओ ना। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, उन्होंने नई बीवी बना ली है। अब मैं इस भरी जवानी में किसके सहारे रहूंगी? मैं हूँ ना, मेरे साथ रहना। पर आप तो शादीशुदा है, फिर कैसे? अरे जिसे खाने को मिलेगा च्यवनप्राश, फिर वो क्यों खाएगा घास। हम भाग चलते हैं। कल मैं अपने कपड़े और कुछ पैसे और गहने तुम्हें दे दूंगा। तुम वो लेकर मुझे रेलवे स्टेशन मिलना। मैं घर से खाली आता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। मिसेस गुप्ता हाँ करके मनोज जी के घर से निकलकर पासवान जी के पास जाती है और यही कहानी उन्हें भी सुनाती है, जिसके बाद पासवान जी बोलते हैं। गुप्तू, तुम ना मेरा सारा पैसा गहना लेकर चले जाओ और मैं कल रात तुमसे बस स्टॉप पर मिलूंगा। मिसेस गुप्ता दोनों से ही पैसे और गहने निकलवा लेती है। बस फिर क्या था, जहाँ एक तरफ मनोज जी मिसेस गुप्ता का रेलवे स्टेशन पर वेट करते हैं, तो वहीं पासवान जी बस स्टॉप पर। लेकिन मिसेस गुप्ता तो बेवफा थी, फिर वो आती तो आती कैसे। आखिर में थक हार के दोनों वापस घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी के बाहर भीड़ जमा है और पुलिस भी। तभी पान वाला रोते हुए बोलता है। अरे मिसेस गुप्ता बेवफा है रे,
हम सबको चूना लगाते हैं और वो ससुरी हमको ही चूना लगा के भाग गई। अरे भाई बता तो क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मुझे बोली 25,000 दे दो, अगले महीने तुमसे भाग के शादी कर लूंगी। अरे मैं तो लुट गया। मुझे बोली 25,000 दे दो और मैंने तो दे दिए प्यार प्यार में। अब क्या करेगा तेरा पान वाला है प्रभु। तभी इंस्पेक्टर हीरालाल मनोज जी से बोलता है। जी दरअसल हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई सोनम गुप्ता फेक मिसिस गुप्ता बन के रह रही है। उसने पहले भी 5 आदमियों को लुटाई जी और उसने आपकी सोसाइटी के मशहूर पान वाले को भी नहीं छोड़ा। उसी ने हमें कंप्लेंट करके यहाँ बुलाया है। क्या आप कुछ जानते हैं क्या? जी नहीं साहब, मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की। अरे पासवान जी, क्या पता आपको ही कुछ पता हो। नहीं सर, मैंने भी उनसे कभी बात नहीं की। ठीक है, इसका मतलब यो कि उसने सिर्फ पान वाले को ही चूना लगाया है। जी आप सब तो बच गए। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इंस्पेक्टर चला जाता है। उसके बाद पासवान जी और मनोज जी बस एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि मिसेस गुप्ता ने उन दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक दूसरे को इसके बारे में बता पाए। निशा एक चुलबुली और खुले मिजाज की लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही रईस घर में मिनेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक छोटी ननद काजल थे। वैसे तो काजल एक मॉडल लड़की थी, लेकिन कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ज्यादा सिमटी हुई थी। इसी वजह से उसकी निशा से आए दिन नोकझोंक होती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और काजल बोलती है, माँ, भाभी ने ये कैसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है। आप लोग कैसे खा रहे हो? मेरे से नहीं खाया जाएगा ये बेस्वाद खाना। वैसे स्वाद तो तब आएगा ना जब आप दाल के साथ रोटी खाएंगी। मैं कब से देख रही हूँ आप पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रही हैं। आपका सारा ध्यान तो फोन में लगा है। सही कहा ना मैंने? सही तो कह रही है बहू। खाना खाने के समय फोन को पीछे छोड़ दिया कर, तभी तो पता चलेगा तुझे कि तेरी भाभी के हाथ में क्या जादू है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले अपनी भाभी से। ससुराल में जाने के बाद तुझे काम आएगा। बस माँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू के गुण अपने तक ही रखो। और आइंदा मुझे इनसे कुछ सीखने को मत बोलना। कभी अपनी भाभी से नीम सा कड़वा बोलने की जगह मिश्री के एक दाने जितना मीठा भी बोल लिया कर मेरी काजू। हाँ हाँ, अब मैंने कुछ बोल क्या दिया? सब चढ़ जाओ मेरे ऊपर राशन पानी लेकर। खाना खा लूँ मैं अब चैन से। हाँ हाँ दीदी, खाओ ना। और वैसे भी जब तक आप मेरे खाने में कमी नहीं निकाल देती ना, बाय गॉड मजा नहीं आता। क्या ही कहूँ मैं, ये नंद भाभी की जोड़ी भी ना बिल्कुल निराली है। निर्मला के इतना कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काजल को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो खुशी से नाचने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ माँ सुनो, इधर आओ जल्दी। अरे क्या हो गया? कौन सा खजाना हाथ में लग गया तेरे जो इतना चिल्ला रही है? माँ माँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। ओ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो आपने भांगड़ा करने वाली न्यूज दी है। क्यों ना आज रात को हॉल में बुफर लगा के मस्त डांस करें हम। ओए बल्ले बल्ले। भाभी, क्या हर बात में बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हो? क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम इस घर की बहू हो और हर बहू के कुछ दायरे होते हैं? बेटा, एक तो बहू तेरी खुशी को सेलिब्रेट करने की सोच रही है और तू इस पे हमेशा की तरह गुस्सा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी कुछ सहेलियों को न्यू प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में घर पर इनवाइट करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और तभी काजल की एक फ्रेंड बोलती है, अरे काजल, ये तो बता कि तुझे इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल कैसे सिलेक्ट कर लिया? ऑडिशन में तो तुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, फिर तेरे जैसी लड़की का सिलेक्ट होना? बात कुछ हजम नहीं हो रही। तू कहना क्या चाहती है? खुल के बोल, तेरी बातों के मतलब तो कुछ और ही निकल रहे हैं। तू अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पर कोई नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो क्या कीमत चुकाई है तूने इस प्रोजेक्ट के लिए? कैश में पेमेंट की है या फिर? ये सब बातें निशा भी सुन रही होती है, जिसके बाद वो अचानक से गुस्से में बोलती है,
आप अपनी इस घटिया सोच को ना अपने घर छोड़कर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये शरीफों का घर है, यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने टैलेंट के दम पर जीते हैं। तू मेरी दोस्त होकर ये सब कैसे बोल सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इतनी बेकार राय रखती है। अब आपने फ्री के चाय पकौड़े ढूंढ लिए हो ना, तो हमारे घर से बाहर निकल जाइए। इतना सब सुनकर काजल की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निशा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरे दीदी, आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आंसू वेस्ट क्यों कर रही हैं? अरे अगर अभी सारे आंसू बहा दोगी तो शादी में विदाई के टाइम आंसू उधार मांगने पड़ेंगे। भाभी, इतनी जल्दी मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, देख लेना। शादी के बाद भी मायके आकर आपका खून पीऊंगी। इतना कहकर वो निशा को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी, आज तक मैंने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की, हमेशा आपको बस बेरुखी दिखाई। मैं सच में आपको अच्छे से पहचान ही नहीं पाई। सॉरी भाभी, अब से मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। ओहो, ये तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? अब तो मैंने दिमाग वाली बात की है। अब आप मुझसे लड़ेंगी नहीं तो मेरा दिन कैसे कटेगा? मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। निशा की ये बात सुनकर काजल और वहाँ खड़ी निर्मला हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग का दिन अब करीब था, जिसकी तैयारी में निशा भी उसकी मदद करती है। एक दिन निशा किचन में काम कर रही होती है और मिनेश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी काजल मिनेश के पास आकर बोलती है, भाई, आप भाभी को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते? सारा दिन भाभी बस घर का काम ही करती हैं। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे करेले जैसे मुंह से शहद जैसी वाणी कैसे निकल रही है? ये हम लेडीज का आपस का मामला है, सो जस्ट स्टे अवे। दोनों भाई बहन की खिटपिट सुनकर निर्मला भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? माँ सुनो ना, मेरी शूटिंग के 2 दिन बाद भाभी का बर्थडे है, तो मैं भाई से भाभी को कहीं बाहर ले जाने को कह रही थी। अच्छा, तो ये बात है, बहू का जन्मदिन आ रहा है तो हमें उसे किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज देना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग होने वाली थी। काजल रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, जिसके बाद वो शूटिंग के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो आते ही भाभी को बुलाती है। भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ। हाँ दीदी, कहो क्या बात है? आज तो आपकी आंखें बहुत खिली खिली नजर आ रही है। सब आपकी वजह से भाभी। आपको पता है, आज शूटिंग में मेरी इतनी तारीफ हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और निशा का बर्थडे आ जाता है। काजल और मिनेश मिलकर एक रेस्टोरेंट में निशा के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। शाम को निर्मला निशा को लेकर वहां पहुंचती है। जैसे ही निशा अंदर जाती है, उस पर फूलों की बारिश होती है और वो चारों तरफ की डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद सब एक साथ मिलकर उसे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे निशा। आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? कैसा लगा ये सरप्राइज भाभी, बताओ? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। बहू, ये सब काजल का आइडिया था और उसने और मिनेश ने मिलकर ये सब किया। बस करो माँ, अब मैं इतनी भी खास नहीं। अब भाभी देख क्या रही हो, केक कट करो। निशा को काजल का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद में निशा केक कट करके सबको केक खिलाती है, जिसके बाद में सभी रात का खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। और उस दिन के बाद से काजल कोई भी काम करती तो सबसे पहले निशा भाभी से पूछती, और इसी के साथ में निशा भी काजल का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।